Hello everyone, welcome back to the Thought Corner with Vanya. I know it's not the Thought Corner anymore, but it is Vanya here still. And for today's episode, I know A, it's coming late, B, it's again something that concerns Bangladesh, but it's a very hot topic right now. It's coming from India, but it's been discussed a lot lately in the international media. Seems like they're giving a lot of spotlight to this news. They want to make it big, they want us to know about it. So they have been writing for a very long time now that Pakistan's ISI and Chinese intelligence was involved in getting Hasina out of Bangladesh and getting the resignation, as if it was Pakistan and China's doing that led to the student protest. And that's not a student protest, is student protest solely. That is an undercover Pakistan agenda to get Hasina out and place a pro-Pakistan government on the Prime Minister's seat इन बांग्लादेश। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को क्या मसला है शेख हसीना वाजिद के रूल ख़त्म होने से। ये बात तो हम सबको पता है कि अमेरिका, यूके था, सब लोग इस वक्त शेख हसीना वाजिद के जो पॉलिटिकल अजाइलम की रिक्वेस्ट है उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, और इंडिया में इस वक्त शेख हसीना वाजिद मुकीम है। The moment she left Bangladesh, she landed in Agartala, the famous Agartala conspiracy, the same place where her father allegedly planned the entire partition of Pakistan with the Indian government. She was welcomed by Ajit Doval, who has been the head of RAW, and she was welcomed and she was given political asylum in India, where she said that I am thinking of moving on to America or United Kingdom, but her requests were rejected since now they don't think she is of any use to them. But let's see India को क्या issues हो रहे हैं. These issues are of very wide spectrum. एक तरफ उन्हें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, दूसरी तरफ उनको ट्रेड की टेंशन है, तीसरी तरफ उनकी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा, जो एट स्टेक है शेख हसीना वाजिद के जाने से। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं शेख हसीना सबसे बड़ी एलाई थी इंडिया की। फॉर द लास्ट 15 years शेख हसीना हैज़ बीन एक्टिंग एज सॉर्ट ऑफ अ पपेट टू मोदी प्राइम मिनिस्टर एंड द मोदी गवर्नमेंट। बट वन बिग थिंग दैट हैज़ चेंज बाय शेख हसीनाज रिमूवल इज इंडिया के जो बॉर्डर पर बांग्लादेश के साथ टेंशन्स थी वो दोबारा लाइव हो गई हैं। एक टाइम पे टेंशन्स बहुत हद तक कम हो चुकी थी क्योंकि शेख हसीना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंट सपोर्ट को नहीं कंप्लाई कर रही थी, नहीं सप्लाई कर रही थी। हाउएवर अब जो भी गवर्नमेंट आती है, मोदी गवर्नमेंट इस बात से शदीद परेशान है कि जो गवर्नमेंट आएगी क्या वो उसे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट बदलती है तो हम उसको एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस में ज़रूर जज करते हैं कि उसका जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या इम्पैक्ट होगा, मगर इसका सिर्फ जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर इम्पैक्ट नहीं होगा। इंडिया के रिसेंटली बांग्लादेश के साथ ट्रेड के जितने भी एग्रीमेंट्स चल रहे थे वो सब फ़िलहाल अंडर कंसिडरेशन है। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रन एज स्मूथ एज दे रन बिफोर। इस वक्त इंडिया एक $13 बिलियन ट्रेड रखता है बांग्लादेश के साथ, और वो सारी की सारी ट्रेड सॉर्ट ऑफ एक अनसर्टेन मोड पे जा चुकी है। आई नो द एग्रीमेंट्स दैट हैड बीन डन, दैट जो तो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया में इस वक्त द अदानी ग्रुप विच इज़ सॉर्ट ऑफ आई वेल्दी ग्रुप एंड द वेल्दी मर्चेंट फैमिली ऑफ इंडिया, द अदानीज़, उनके साथ बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद ने एक एग्रीमेंट किया था। ये ट्रेड एग्रीमेंट था एक, जिसमें बांग्लादेश सस्ती बिजली ख़रीदने वाला था अदानी ग्रुप से। ये बिजली प्रोड्यूस होना थी झारखंड में, लेकिन बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने इस बात पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया कि हम लोग बांग्लादेश वाले इंडिया से महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं, हम इसे सस्ती बिजली ख़रीद सकते हैं। लेकिन सिंस शेख हसीना वाजिद वॉज अ वेरी प्रो मोदी रिजीम गवर्नमेंट देयर, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी। इनफैक्ट द ऑपोजिशन फेस सप्रेशन ऑन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ अदानी ग्रुप विच इज़ जिनके जो हेड है मिस्टर अदानी, ही हैज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड नाउ सिंस शेख हसीना इज़ आउट एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि मोदी का इन्फ्लुएंस और इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बहुत कम होने वाला है। वो जो अब इंडिया का एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने का प्रोजेक्ट था बांग्लादेश में, दैट डज नॉट सीम टू गो वेल एज इट शुड हैव एंड इट वुड हैव इफ शेख हसीना वुड हैव स्टेड इन द गवर्नमेंट। ये जो शेख हसीना वाजिद का और अदानी ग्रुप के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी और पावर एनर्जी एक्सपोर्ट का agreement tha, that was worth $1.7 billion, and now since Sheikh Hasina is out, that $1.7 billion of Adani group seems to be lost somewhere in the waters of uncertainty, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अब होगा क्या।
Since let's see what happens if Sheikh Hasina Wajid stays out of Bangladesh, then that would mean that they in the coming elections, Awami League is not going to do well. And since they're not going to get the seat, who is going to be the new ruler of Bangladesh? In the current scenario, the BNP can also be a leading party of Bangladesh, whose head, Mrs. Khalda Zia, was recently under house arrest and she had just been released. Her husband, famously Mr. General Ziaur Rahman, who was the army chief of once maybe Bangladesh, and he formed his own party. But in 1980s, it was a very tough time for India, because at the east there was General Zia in Pakistan and at the west there was a General Zia in Bangladesh. And for India, it was a Zia sandwich where it seemed it was going to be crushed under the Zia pressure. So what they did was, in the next part of the time, they forced Awami League and they persuaded Awami League to get Ziaur Rahman arrested and killed. And soon after that he was killed, his wife Mrs. Ziaur Rahman entered the government. But as Sheikh Hasina Wajid entered the government later in the 2000s, she was asked by the Indian government to be put behind the bars because she was considered a very pro-Pakistani political party. Basically, someone who was not pro-India. And since anybody who is not pro-India, for India, is pro-Pakistani. And so they thought that she would dent their political aims and alliances in Bangladesh. So it's better that she kept out of the political landscape. And now that she's out, India fears सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा उन्होंने सोचा था. मे बी मिसेस ज़ियाउर रहमान वापस आए और वो इंडिया के साथ उतनी अच्छी ना हो. मे बी शी रिमेंबर्स कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था. एंड फॉर दैट मैटर शी माइट पुट ऑल हर एग्स इन द बास्केट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान. थर्ड सिनेरियो, अगर BNP भी नहीं आती और शेख हसीना वाजिद भी नहीं आती, तो इन द थर्ड सिनेरियो देयर इज गोइंग टू बी जमात इस्लामी. ये वही पार्टी है जिसकी प्रेजेंस की वजह से इंडिया को इस बात का यकीन है कि ये प्रोटेस्ट और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक सॉर्ट ऑफ सिविलियन कू जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कराया है, जिसका नाम है जमात इस्लामी छात्र शिबरी. ये वही जमात है जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया था एंड वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया था, एंड दे वांटेड दैट पाकिस्तान डज नॉट डिवाइड. बट सिंस पाकिस्तान डिवाइडेड, दे स्टेड इन बांग्लादेश एंड दे बिकेम जमात इस्लामी छात्र शिबरी. एंड सिंस देन Awami League has constantly persecuted its leaders openly. Their leaders up to the age of 92 have been persecuted and given death sentences, which have been carried out while the entire human rights organizations and the liberal world order sat on it silently. Now, to summarize कि इंडिया इतना टेररिस्ट क्यों है कि बांग्लादेश में नहीं आने वाली पार्टी उसको फ़ायदा नहीं देगी, तो उसकी वजह सबसे पहली तो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस. असम की तरफ जो रिबेल और इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इट फियर्स कि जो नहीं आने वाली गवर्नमेंट है वो मे बी उनको सप्लाई करेगी आर्म्स या फाइनेंशियल एड और इवन मोरल सपोर्ट. उनको मोरल सपोर्ट भी आना बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश के बॉर्डर की साइड है, जिस लाइक 400 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, उसको इस वक्त रेड अलर्ट पर रखा गया है इंडिया की तरफ से. एंड दे हैव सेड दैट इट इज़ बिकॉज दे फियर कि वहाँ पर होने वाले वायलेंट क्लैशेस की वजह से रिफ्यूजीज आएंगे बांग्लादेश से इंडिया में. So first is this. Second is obviously geopolitical tensions for them. The third is they have a very vibrant Hindu community, a minority in Bangladesh. 8% of the entire population is Hindus, and they fear कि वहाँ पर बहुत बुरा सलूक होगा उनके साथ. India has recently voiced its concerns over it as well. Though the student union जो इस वक्त roads को guard कर रही है, उन्होंने temples को भी guard किया, and they claiming that it's all wrong. कोई भी उन्होंने Hindus को नहीं जो बिल्कुल भी persecute किया. But the international media is saying कि ऐसा 2-4 जगहों पर हुआ है. It's not all hunky dory and white and black. ऐसा हो चुका है कि उधर जो हिंदू माइनॉरिटी है उसको बहुत सी जगहों पर परसिक्यूट किया गया और ऑप्रेस किया गया. एंड देन सेकंड इज द अदानी एंड Sheikh Hasina group started $1.7 billion energy export program. Then the third is that obviously both India and Bangladesh were under discussion for a very free trade agreement where there would be no export tariffs or import tariffs for the goods crossing Bangladesh-India border. Number fourth is the Bangladesh Kolkata to the Indian Agartala and reduce the distance between two cities from 31-hour travel to 10-hour travel. And now all these projects are big projects. But why are they so significant for India?
India in 2014 under the Modi government started a good neighbor policy or a first neighbor policy where they claimed कि in our foreign policy we are going to always prioritize our neighbors. इसका मतलब था कि जो भी इंडिया के नेबर्स होंगे, लेट्स सपोज इंडिया के नेबर में आता है मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, वो हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स में रिलेशन रखेगा, उनके और उनके रिलेशन कभी ख़राब नहीं होने चाहिए. बट लेटली 2024 में अभी तक इंडिया की ये पॉलिसी बहुत बुरी तरह तनाव का शिकार. जहां बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जा चुकी है और उसके जाने से ये सारे प्रोजेक्ट्स अंडर थ्रेट और एक अनसर्टेनिटी की स्फेयर में जा चुके हैं, वहाँ दूसरी तरफ मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन रिसेंटली बहुत ख़राब हुए हैं. नेपाल में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान के साथ उसकी वैसे ही बात नहीं है, और चाइना एक प्रो पाकिस्तान एलाई है, और इंडिया एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले चुका है अमेरिका के साथ अलायंस करके. पीछे बच जाता है सिर्फ भूटान जो कि बहुत छोटा है, एंड ऑब्वियसली भूटान के साथ उसके अच्छे रिलेशंस तो हैं, मगर उस तरफ एक दूसरी चीज़ भी है, श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशंस भी हमेशा अच्छे नहीं रहते. तो इन ऑल ऑफ द नेबर्स इंडिया हैज़, इंडिया के अच्छे रिलेशंस इस वक्त जो 100% श्योर है अपने रिलेशंस में, वो सिर्फ भूटान के साथ है. और भूटान के साथ सिर्फ अच्छे रिलेशंस होना उसकी पॉलिसी के एक सॉर्ट ऑफ एक हार है उसकी पॉलिसी के लिए ये बेसिकली, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है उसमें जो उसके नेबर्स हैं वो उससे 6-7 मंथ्स के अंदर बहुत दूर हो गए हैं उसकी इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के बावजूद. इसी वजह से इंडिया में इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है कि क्या इंडिया ने जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी इन नेबर्स में, ऑब्वियसली एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इतनी सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट के बावजूद क्या इंडिया की जो पॉलिसी है फॉर इट्स नेबर्स वो फेल होने वाली है. दैट्स ट्रू कि उनका लॉस हुआ है शेख हसीना वाजिद के जाने से, बट उनका लॉस एक चीज़ है और पाकिस्तान का फ़ायदा एक दूसरी चीज़ है. अपेरेंटली इट इज़ वेरी ट्रू कि पाकिस्तान में बहुत खुशियाँ मनाई गई हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के जाने पर. ऑब्वियसली दोज वर बिकॉज मेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, तो अब उनके साथ बुरा हो रहा है तो हम खुश क्यों नहीं होंगे. बट द ट्रूथ इज़ कि पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि पाकिस्तान अपना कुछ कर सके इस वक्त, बजाय इसके कि वो इंडियन क्लेम्स के पाकिस्तान ने ISI के थ्रू और चाइना की एजेंसीज के साथ मिलकर मिलिटेंट्स को ट्रेन किया है और ये सारे प्रोटेस्ट कराए हैं, और इसमें उन्होंने जमात इस्लामी को फंडिंग दी है. वो ये माइंडेड कि वो जमात इस्लामी है जिसका ऑफिस आज 15 सालों बाद इस महीने में खुला है बांग्लादेश में, because they were banned from any active political activity in Bangladesh. So it's kind of hilarious how they're putting it all in on Pakistan, considering कि it's not anything to be proud of, but पाकिस्तान ये नहीं कर सकता इस वक्त. पाकिस्तान में अपने फायरवॉल्स लग गए, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा और उन्होंने जाकर बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट करा देना है. अपने वाले उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं इस वक्त. देयर एंटायर फोकस राइट नाउ इज विद इन पाकिस्तान रादर देन कि अच्छा बांग्लादेश में हम कुछ करा लें. अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश में कुछ कराना ही होता तो उसके लिए देयर हैज़ बीन अ गुड बिग टाइम गैप जिसमें पाकिस्तान स्टेबल भी था किसी हद तक. ये नहीं था जो इस वक्त है, और वो बहुत कुछ करा सकता था मगर उसने नहीं कराया ऑब्वियसली, बिकॉज हमें बांग्लादेश में कुछ होने से फिलहाल कोई फायदा नहीं होने वाला. अगेन बांग्लादेश हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है. अगर पाकिस्तान में किसी के कुछ होने से फायदा होता है तो वो मे बी मोदी गवर्नमेंट के जाने से फायदा होता है, इंडिया में कुछ कराने से फायदा होता है, इंडिया में प्रोटेस्ट कराने से फायदा होगा, मे बी अफगानिस्तान में कुछ होने से फायदा होगा, चाइना में शायद कुछ होने से फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी सूरत बांग्लादेश में कुछ होने से फायदा नहीं होने वाला. वो हमसे बहुत दूर है, वो इमीडिएट नेबर इंडिया का है, हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है. वो रहता बात है कि अगेन हम बहुत खुश हुए हैं शेख हसीना वाजिद के जाने से, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. तो जहाँ तक बात है इंडिया के इन कंसर्न्स की, ये सब बहुत बेसलेस है. अगर पाकिस्तान और इंडिया में से किसी को फ़ायदा हुआ है बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के जाने से, तो इसका अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते. अगर हम लॉस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो बहुत क्लियर है कि लॉस इंडिया का हुआ है, पाकिस्तान का कोई लॉस नहीं हुआ शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने से. ये आने वाला वक्त बता सकता है कि क्या पाकिस्तान को शेख हसीना के जाने से फ़ायदा होता है कि नहीं होता. हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो. हिस्टोरिकली BNP ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, और ऐसा होने नहीं वाला कि जमात इस्लामी जो कि अभी जिसके ऑफिस खुले हैं वो गवर्नमेंट बना लेगी. तो इट इज़ टू सून टू मेक एनी एजम्पशन कि किसका फ़ायदा होने वाला है इसमें और ये किसने कराया है. इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि ये जो भी हुआ है इसमें रीजनल प्लेयर्स इतने एक्टिव नहीं थे. मे बी चाइना की यस नो थी, बट इंडिया और पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल था नहीं इसमें जितना इंडिया या इंटरनेशनल मीडिया किसी हद तक इसको पोर्ट्रे करना चाह रहा है. डू टेल अस अबाउट व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो.